Hello friends, this is Dr. S.M. Azad and in continuation of मॉडर्न एम्पायर मैं मॉडर्न एम्पायर को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सिलेबाई है सीयूईटी का बड़ा ही बृहत है, बहुत एक्सटेंसिव है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब है हमेशा कह सकते हैं क्रॉस कल्चरल है, यानी एक चीज़ एक क्रम दूसरे क्रम के साथ मिलता जुलता है। तो आइए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँ इस संदर्भ में। सबसे इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु क्या होगा इस संदर्भ में, जिस चीज़ की बात हम लोग करेंगे वो टर्म क्या, कंडीशन क्या होगा, अशोका का धम्मा। अशोका धम्मा को अंडरलाइन आप कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय अशोका धम्मा? अशोका धम्मा की बहुत बड़ी विशेषता है। अशोक ने क्या किया था 261 बीसी में, जब क्या देखते हैं कलिंग का युद्ध जब हुआ था तो अशोका ने क्या किया था, अशोका इम्ब्रेस बुद्धिज्म, उसने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। आफ्टर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म अशोका एस्टैब्लिश ए स्टेट पॉलिसी, इसने क्या किया था, स्टेट पॉलिसी चलाया था। स्टेट पॉलिसी इसे स्टेट पॉलिसी को कहते हैं। धम्म की नीति अशोका ने चलाई थी। और धम्म बेसिकली क्या है, एक पाली शब्द है। धर्म है, धर्म का मतलब बेसिक फंक्शन है, कर्म है, उससे ये नीति का बोध होता है। अशोका ने क्या किया था, धम्म की नीति चलाई थी। अशोका स्टार्टेड धम्मा पॉलिसी। और धम्मा पॉलिसी जो सबसे बड़ी बात है, मैं क्लियर कर दूं आपको, व्हाट एग्जैक्टली इज धम्मा पॉलिसी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ धम्मा पॉलिसी। धम्मा पॉलिसी की ऑब्जेक्टिविटी क्या नज़र आती है और धम्मा पॉलिसी की विशेषता क्या है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि धम्म की पॉलिसी थी क्या, इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या नज़र आती है। जब इस विषय में हम लोग जाते हैं, अशोका के धम्म पॉलिसी के बारे में, नीति के बारे में जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, अशोका टर्म याद होता है धम्मा। अशोका ने एक नीति चलाई थी आफ्टर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, और ये बेसिकली क्या होती है, स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी और वर्तमान समय में इसको हम लोग सुमेल अगर करते हैं, यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, यहाँ पे सिटीजन चार्टर का अर्थ क्या होता है, जनता और राज्य के बीच में द रिलेशन, द कम्युनिकेशन, द अलायंस बिटवीन the nature of a state and the people and the public of the state, because India is known as the welfare state। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाती है। लेकिन क्या है, धम्मा की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में क्या किया गया है, अशोक द्वारा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, इथिकल मेजर की व्याख्या की गई और राज्य को यह आदेश दिया जाता, राज्य का मतलब जनता को ये मैसेज दिया जाता है अशोका के गजेटियर के अनुसार कि जनता और राज्य में, यानी वेलफेयर स्टेट में, किस राज्य में किस प्रकार का संबंध होगा। वर्तमान समय में क्या देखते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, और इस डेमोक्रेटिक स्टेट में वेलफेयर की नीति किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो सिटीजन चार्टर के साथ साथ क्या देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात कही जाती है क्या है, मोरल। मोरल की व्याख्या की गई है। मोरल की जब बात करेंगे, ये टर्म कहाँ से आता है, एथिक्स से आता है। एथिक्स के साथ में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या आता है, वर्किंग कंडीशन क्या आता है, कर्तव्य निष्ठा, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की बातें की जाती है। तो आज की चर्चा का मुख्य विषय वस्तु क्या होगा, अशोक के धम्म की पॉलिसी। अशोक की धम्म पॉलिसी अभी भी वर्तमान परिवेश में या वर्तमान पॉलिटिकल कंडीशन में कैसे उपयोगिता इसकी है और किस रूप में यह मान्यता के रूप में जानी जाती है। तो आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मॉरल की कह सकते हैं, अशोक की जो नीति है, धम्म की जो नीति थी, इसकी विशेषता इस कंडीशन पे नज़र आती है। जो सबसे बड़ी पहलू नज़र आती है ये क्या है, इथिकल बेस है। कंडीशन क्या है, इथिकल बेस है।
कागज़ कलम ले लीजिएगा, लिखते चलिएगा, चूँकि बिल्कुल कंटेम्प्रेरी करंट टाइम का वेलफेयर स्टेट की बात हम लोग कहते हैं। अशोका इसलिए महान था, ग्रेट था। तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को एडॉप्ट करने के बाद, आफ्टर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, अशोका स्टार्टेड अ पॉलिसी, दैट पॉलिसी वाज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्मा एक बिल्कुल अलग सी व्यवस्था है जो अशोका का इनोवेशन कहा जा सकता है। और वेलफेयर स्टेट की मान्यता को प्रदान किससे किया जाता है? धम्मा के ही आधार पर किया जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट वर्तमान समय में क्या देखते हैं? इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, बहुत बड़ी अवधारणा है, इसको याद रखिए। पहली चीज़ क्या है? इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन यापन का तरीका है, जीवन यापन की विधि। ए कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मोरल, आदर्श की बात अशोका करता है। एंड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत को निर्देशित किया गया। और कहा गया क्या है? बाय एंड लार्ज जो भी उसके राज्य में, देश में जनता रह रही है, उसकी इस अवधारणाओं की, नीति का वो पालन प्रतिपादन करेगी। एंड हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वेयर ग्रेटली स्टेटेड इन द एथिक्स, और अशोक के धम्म की नीति सारा का सारा उसकी शिलालेखों में वर्णन है। लिख लीजिएगा, अशोक की धम्म नीति उसके शिलालेख में वर्णन है। जैसा कि आप जानते हैं, शिलालेख 3 प्रकार की थी, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट। यानी छोटी शिलालेख, बड़ी पत्थरों वाली शिलालेख, और पिलर मतलब खंभों वाली, स्तंभों वाली शिलालेख थी। और सारा का सारा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट हर एक शिलालेख में इंगित किया जाता है, जो वर्तमान समय में भी काफ़ी उपयोगी है। और इसका फीचर, मेन फीचर ऑफ धम्मा, और धम्मा की मुख्य विशेषताएं, जो कि हर एक वेरियस एडिक्ट में पूरी तरह से लिखी गई है। एंड समड एज फॉलोज, और इस प्रकार से उसका वर्णन, उसका प्रारूप यहाँ पे दर्शाया गया है। लिखिएगा इसे। सर्विस टू फादर एंड मदर, नोट इट डाउन। सर्विस टू फादर एंड मदर, प्रैक्टिस टू अहिंसा, लव ऑफ ट्रुथ, देन रेफरेंस टू द टीचर्स एंड द गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स। इस 5 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, और ये पूरा व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। पूरे व्यवहारिक जीवन में आपके क्या है? उपयोगी। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसको हमेशा आप याद रखेंगे और अवधारणाओं को देखेंगे, जो कि कंडीशन में हमेशा कंड्यूसिव मानी गई है। सर्विस टू फादर एंड मदर, अशोका साफ कहता है, अगर आपको सेवा करनी है, अगर आपको श्रद्धा रखनी है, अगर आपको वेलफेयर करना है, अगर सम्मान देना है, तो आप अपने माता पिता को सम्मान देंगे। ये नोट कर लें आप। सभी धर्मों में, ग्रंथों में भी लिखा है। मुस्लिम धर्म में लिखा है माँ बाप के पैर के नीचे जन्नत है। हिंदू धर्म में भी लिखा है कि माता पिता के सिवा स्वधर्म में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तो अशोक ने मोरल एडिक्ट, मोरल प्रिंसिपल को इस रूप में कहा जा सकता है प्रैक्टिस में लाया, और जो वर्तमान समय में परंपरा में भी है। दूसरी चीज कहता क्या है? दूसरी चीज कहता क्या है? दूसरी चीज कहता है प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा। याद रहे कि टर्म क्या है? हिंसा। अहिंसा शब्द क्या है? ये पाली का शब्द है। और हिंदी का शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द क्या है? अहिंसा है। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस नहीं होता है। अहिंसा का मतलब क्या हो? अहिंसा का मतलब क्या है? कंट्रोल योर नर्व, कंट्रोल योर इंद्रियाज, control your, you can say, internal aggression. If you do internal aggression, that is the crime, that is violation of what? Non-violative idea. तो अहिंसा का मतलब है you have to keep yourself control on your nerves, because if you lose your nerve, if you lose your temperament, then everything can be dismantled. तीसरी चीज देखिए कहता क्या है? लव ऑफ ट्रुथ। किसी भी कंडीशन पे अगर सबसे शक्तिशाली चीज कोई है तो वो क्या चीज होती है? प्यार है, सबसे सच्चाई है, ट्रुथ सबसे बड़ी बात है। लव एंड ट्रुथ की बात करता है, क्योंकि प्यार हमेशा सच होता है, लव हमेशा कहा जाता है निर्विरोध होता है, लव हमेशा साक्ष्य होता है, लव हमेशा प्योरिटाइन होता है। तो कहता क्या है? लव ऑफ ट्रुथ। फिर कहता क्या है? रेफरेंस टू टीचर्स एंड द
गुड ट्रीटमेंट और नीड। कहता क्या है, अपने टीचर का, अपने मार्गदर्शक का, अपने पाथफाइंडर का आप सम्मान दो, आप इज्जत करो। चूँकि टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, माँ बाप के अलावा अगर कोई आपको सामर्थ्य देता है, सहयोग देता है, वो गुरु है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विश्व की बात कही गई है। तो गुरु सबसे बड़ा ऐसा प्रेमी होता है या ऐसा प्रेरक होता है, अपने से बेटर, अपना से उत्तम हमेशा गुरु ही सोचता है। माँ बाप के बाद अगर कोई आपकी अच्छाई की बात करता है, आपकी सुदृढ़ता की बात करता है, आपके प्रगति की बात करता है, आपके प्रकाष्ठा की बात करता है, वो केवल गुरु हो सकता है। और पांचवी चीज़ क्या है, आपको अपने रिलेटिव के साथ में, अपने रिश्तेदार के साथ में, सगे संबंधी के साथ में आपको सम्मान देना होगा, इज्जत देना होगा, तिरस्कार नहीं करना होगा। ये पहला मोरल कंडक्ट है। ये कहा जा सकता है इट बिगिम्स फ्रॉम द आल्मा माटर, माँ की गोद से ही इस परंपरा की शुरुआत हो जाती। तो अशोक ने, आप समझिए न, धम्मा के माध्यम से स्थिति किस हिसाब से उसने कंट्रोल किया है, उसकी व्यापकता को भी इसने सिद्ध की। अब आते हैं दूसरी बात पर। कहता क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड फेस्टिविटी गैदरिंग्स। कहता क्या, अनायास, ये याद रखिएगा, अनायास जानवरों की हत्या ना करो। और फिर कहता है अनायास फेस्टिव गैदरिंग, यानी किसी भी पर्व में, किसी भी त्यौहार में, किसी भी अनुष्ठान में अनायास गैदरिंग, अनायास भीड़ नहीं इकट्ठा करो। अगर भीड़ इकट्ठा करोगे तो बर्बादी है, वो वेस्ट ऑफ वेल्थ है, मनी है, टाइम है, एंड देन इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों के, यानी राज्य के लोगों की एकता के प्रति वो एक बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिए। कहता क्या है, फेस्टिव गैदरिंग नहीं करो। इन दिनों क्या होता है, फेस्टिव गैदरिंग्स होता है, उस गैदरिंग में पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे की भर्त्सना होती है, एक दूसरे के लिए बगल में शिकायत करते हैं, और अनायास पैसे का खर्च होता है, समय का भी खर्च होता है। तो ये कहता क्या है, सैक्रिफाइस अनायास नहीं करो, पशुओं की बलि ज़बरदस्ती मत जाओ। क्योंकि पशु उस समय में क्या होता था, वेल्थ कैपिटल वही होता था, उसको बर्बाद ना किया जाए। फिर क्या कहता, अवॉइड एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल। अब देखो, अशोका ने 3री शताब्दी में ये मैसेज दिया है कि किसी भी त्यौहार को, पर्व को, या किसी भी अनुष्ठान में बहुत धूम धमाके के साथ मत करो। इसके कारण क्या हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, दो गुटों में झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। इन दिनों हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होता है, राइट होता है। बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें सेलिब्रेशन के चक्कर में दो गुटों में आपस में क्या होता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण कह सकते हैं शांति भंग हो जाती है और एनिमिटी बढ़ जाती है। तो अशोका कहता क्या है कि सेरेमनीज और जो भी कहा जाए फेस्टिव गैदरिंग मत करो, और अवॉइड मीनिंग, और कहता क्या, मीनिंगलेस सेरेमनी रिचुअल मत करो। चूंकि मीनिंगलेस करोगे तो क्या होगा, हजार जानवरों की बलि होगी, पशुओं की हानि होगी, मुद्रा का लॉस होगा। वो मुद्रा, वो पशु जो हत्या है, लोगों के काम में यूज़ होगा। आप इमेजिन कीजिए, उस काल में अशोका ने 3री शताब्दी में यह मैसेज दे दिया था, रूल ऑफ कंडक्ट बना दिया था, मोरल के साथ भी इसको जोड़ा गया था। तो कहा यह जा सकता है अशोक का धम्मा वर्तमान समय के परिवेश में नितांत कहा जा सकता है कि कंटेम्प्ररी है, या कह सकते हैं पूरी तरह से समानांतर, यानी कह सकता है समसामयिक है। मतलब कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट है, कह सकते हैं समसामयिक स्थिति से इसका प्रयोग या उपयोग हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना भी ज़रूरी हो। और कहता क्या है, आप कोई भी अनुष्ठान को बहुत हंगामे के साथ, बहुत गाजे बाजे के साथ मत करो। ये लॉस ऑफ वेल्थ है, प्लस शांति भंग होने की संभावना नजर आती। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट। अशोका महान इसलिए था कि उसने इतनी बड़ी महानता की बात की थी जो वर्तमान परिवेश में भी पूरी तरह से समसामयिक, इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड कंडीशन, इट इज़ द वेरी मच रेलिवेंट टू द प्रैग्मेटिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। फिर आगे आते, अशोका ने यह बता दिया था इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए।
और सबसे बड़ी बात है इस समय में क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देखते हैं इस समय में जो संस्था है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं। द ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू बी वीकर एंड वीकर एंड वीकर। हम लोग क्या देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं, ईडी है, आईडी है, सीबीआई है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिस्टम को, व्यवस्था को कमज़ोर कर रहा है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है सिस्टम व्यवस्था सुचारू ढंग से चल पाएगी। अशोका ने उस काल में ही ये निर्देशित कर दिया था। दूसरी चीज क्या कहते हैं, अशोका के एकमात्र उद्देश्य क्या था, सामाजिक उत्थान। क्योंकि भारत का स्टेट जो भारतीय जो राज्य की कल्पना की गई थी, ये कल्याणकारी राज्य की बात की गई थी। और कल्याण तभी संभव हो सकता है जब संस्था बहुत अच्छे से काम कर पाएगी, जब संस्था सुचारू रूप से चलेगी, जब संस्था की प्रभाविता पूरी रूप से एप्लीकेबल होगी। दिस सिस्टम कुड बी कंटिन्यूड ओनली when the welfarism should be kept on the top edge of the political system. Without the system of welfarism, nothing can be done, nothing can be achieved, and the Ashoka's paternal despotism could not be applicable to this time, और अभी भी लागू नहीं हो सकते। याद रहे, भारत का कल्याणकारी राज विश्व के अन्य कल्याणकारी राज्यों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। कारण क्या है, भारत के कल्याणकारी राज की विशेषता क्या है, भारत की कल्याणकारी राज भावना परे, यानी भावना से जुड़ा हुआ है, कैसे इमोशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये चीज़ देखने को मिलता है। और अशोका ने अपने धम्मा की नीति में ये चीज़ बता दी थी। अशोका यह भी कहता है कि धम्म की व्यवस्था कब उपयुक्त होगी। अशोका ने एक सिस्टम बनाया था, ये अधिकारी को अपॉइंट किया था, इस अधिकारी का नाम होता था धम्मा महामात्रा। धम्मा महामात्रा एक विभाग था, जो विभाग सुचारू ढंग से धम्म की नीति की उपयोगिता, धम्म की नीति को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे एप्लीकेबल बनाया जाए, उस पर कड़ी नज़र रखता था। कहने का मतलब है क्या है, अशोक के काल में संस्था इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब तक से किसी भी कंट्री, किसी भी देश की संस्था स्ट्रांग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो विधि व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चल सकती। इस चीज़ को आपको जानना होगा। और अदर इंपॉर्टेंट बात क्या नजर आता है, कहते हैं ह्यूमन ट्रीटमेंट टू द सर्वेंट बाय द मास्टर एंड द प्रिजनर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। कहता क्या है, मानव का व्यवहार, मानव का ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, मानव का ट्रीटमेंट हर हाल में क्या कहेंगे, मानव का ट्रीटमेंट ह्यूमन करना पड़ेगा। मानव का व्यवहार क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट कैसा करना पड़ेगा, ह्यूमन करना पड़ेगा। मानव का ट्रीटमेंट ह्यूमन करना पड़ेगा, मानव का ट्रीटमेंट ह्यूमन करना होगा। और मानव का ह्यूमन ट्रीटमेंट कब होगा, जब मानव की मानवता को आप टॉप प्रायोरिटी दे पाओगे, अदरवाइज ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। ये व्यवस्था किसी भी कंडीशन में क्या कहेंगे, लागू नहीं हो सकती, जब तक से ह्यूमन बीइंग का, मानव का जो ट्रीटमेंट है वो ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं हो। ह्यूमन ट्रीटमेंट कहता क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ द मैन, ट्रीटमेंट ऑफ द मैन कहने का मतलब कंडक्ट, आपका कंडक्ट क्या होगा, ह्यूमन। यहाँ ह्यूमन का अर्थ होता है मानवता से जुड़ा हुआ होगा, मानवता से जुड़ा होगा। क्या होगा, मानवता से जुड़ा होगा। मानवता से जुड़ा होगा। पहला पॉइंट है ह्यूमन का ट्रीटमेंट, मानव का ट्रीटमेंट ह्यूमन। दूसरी चीज क्या कहता है अशोका अपने कंडक्ट में, द ट्रीटमेंट विद द लेबर, ट्रीटमेंट विथ लेबर और सर्वेंट, विथ लेबर और सर्वेंट। ये क्या होगा,
फुल ऑफ हम्बलनेस, ह्यूमैनिटीज के आधार पर होगा, मानवता के अधिकार पे हो, आधार पे होगा। तीसरी चीज क्या कही जाती है? ट्रीटमेंट विथ प्रिजनर्स, ट्रीटमेंट विथ प्रिजनर्स। ट्रीटमेंट विथ प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का मतलब क्या हुआ? युद्ध में पकड़े हुए सैनिक, विथ प्रिजनर्स। ये पूरा होगा मानवतापूर्ण, यानी ह्यूमैन होगा। और अभी क्या होता है, अगर युद्धबंदी जो कहीं पकड़े जाते हैं, ये रूल है ILO, ये रूल है इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का, ये रूल है UNO का कि उसका ट्रीटमेंट ह्यूमन ट्रीटमेंट हो। ये सारी चीज़ें क्या करता है? इन सारी चीज़ों की व्याख्या अपने मोरल, अपने कह सकते एडिक्ट में अशोका मेंशन करता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं इस आधार पे क्या देखते हैं, सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो ह्यूमन जैसा ट्रीटमेंट हो। कहते क्या, वार ऑफ प्रिजनर्स, जो भी वार ऑफ प्रिजनर्स होगा उसकी भी देख रेख, उसको भी उसी प्रकार की सुविधा दी जाए जो मानवता पर होता है। मेट ऑफ द प्रिजनर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, और जो भी सरकारी अधिकारी होगा, अगर युद्ध में पकड़े हुए युद्धबंदी हैं, उसको मानवता के आधार पर उसका व्यवहार, उसका ट्रीटमेंट होगा। उसे किसी प्रकार की यातनाएं, दुखी या म्यूटिलेशन ऑफ हैंड एंड फुट जैसी चीज़ें नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़े कोड ऑफ कंडक्ट की विशेषता नजर आती, किसकी? अशोका के धम्म की नीति को। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में, इस कंटेक्स्ट में जो सबसे बड़ी बात आती है वो क्या आती है? कंसिडरेशन ऑफ नॉन वायलेंस, कंसिडरेशन ऑफ नॉन वायलेंस टू एनिमल्स एंड कट से टू रिलेशन टू द लिबर्टी टू द ब्राह्मण। सबसे बड़ा पॉइंट लिखिएगा, कहता क्या है? आप जानवरों के प्रति यानी एनिमल के प्रति आप नॉन वायलेंट होंगे, मतलब आपका टॉलरेंस जीरो होगा। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये कहता क्या है? ब्राह्मण को आपको आजादी देनी होगी, स्वतंत्रता देनी होगी। याद रखना, कहता क्या है? ब्राह्मण को आपको स्वतंत्रता देनी होगी। अगर सवाल पूछा जाए कारण क्या है जिसके कारण ब्राह्मण को स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो आप याद रखिएगा, कारण क्या है? ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी है, ब्राह्मण एक इंटेलिजेंट आदमी है, ब्राह्मण पढ़ा लिखा है। अगर ब्राह्मण होगा पढ़ा लिखा तो अच्छी बातें करेगा, योग्य बातें करेगा, डिसिप्लिन की बात करेगा, मोरल की बात करेगा, इथिक्स की बात करेगा, वैल्यू की बात करेगा। और अभी भी वर्तमान समय में आप देखेंगे क्या, ब्राह्मण के साथ सबों का ट्रीटमेंट, व्यवहार बहुत अच्छा होता है। कोई भी मानव, कोई भी आदमी ब्राह्मण को दुर्व्यवहार नहीं कर। कारण क्या है? वो एक पढ़ा लिखा, या कह सकते हैं वो एक जागरूक व्यक्ति है। तो अशोका कहता क्या है? ब्राह्मण का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि टाइम टू टाइम बुद्धिजीवी है, आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही दर्शन देगा, सही मार्ग प्रशस्त भी करेगा। दिस थिंग यू हैव टू नोट डाउन फॉर योर एलैबोरेटिव पार्ट ऑफ दिस। चूँकि यूपीएस जो कि आपके सीयूटी के सिलेबस में विशेष रूप से अशोका के बारे में, मौर्य के बारे में, खास करके पुरातात्विक खोज के साथ साथ साक्ष्य आधार पर व्याख्या का वर्णन किया। अगर कोई भी प्रश्न उठता है आपको मोरल एजुकेशन से, एथिक्स से, तो आप इसकी संज्ञा, इसकी विशेषता को आसानी से ध्यान देके आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद कहता क्या है? टॉलरेंस एमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट। आपने भारतीय संविधान को उठा लो, आप भारतीय संविधान में ये पूरी तरह से लिखा गया है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ प्लस respect to all the religion, respect to all the society, those who are living in your country। कहने का मतलब क्या है? चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का आदमी हो, उसकी भावना को ध्यान रखो, उसके धर्म को रेस्पेक्ट दो, उसके प्रथा को रेस्पेक्ट दो। कहता क्या है? टॉलरेंट टू ऑल रिलीजियस सेक्ट। आपको हर एक रिलीजियस सेक्ट के आधार पर आपको टॉलरेंट, आपको सहिष्णुता, अभी आपको सहिष्णु होना ही पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चल सकता है।
This thing you have to note down too. Another significant thing. The concept of non-violence and the similar idea of Ashoka Dhamma are identical with what? Teaching of Buddha. और कहा क्या जाता है, महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग थी, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा का तरीका था, उसमें भी बात कहा गया है नॉन वायलेंस होना का। नॉन वायलेंस मतलब क्या है, आप कभी भी उग्र नहीं होगे। और एक चीज़ मैं क्लियर करूं, अगर शब्द आता है नॉन वायलेंस, इसका मतलब यह नहीं है किसी भी मांसाहारी चीज़ को, किसी भी जानवर को आप नहीं खाओ। नॉन वायलेंस का मतलब है इंटेंशन और मोटिव, आपका मोटिव उग्र है, आपका एटीट्यूड वायलेंट है, आप वायलेंट किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आप जानते हो वायलेंट होना एक राक्षसी प्रवृत्ति है, और जब राक्षसी प्रवृत्ति आपकी होगी तो आप सभी मर्यादाओं को, सभी परंपराओं को आप तोड़ देंगे और उग्रता विकसित होगी। तो इस चीज़ को याद रखना होगा। अशोका ने अपने मैसेज धम्मा में ये सारी चीज़ें की गई, और वर्तमान परिवेश में भी धम्म की नीति में सार्थकता है, धम्म की नीति में व्यापकता है, धम्म की नीति में क्या क्या कर्तव्य निष्ठा है, और धम्म की नीति में पारंगत जैसी स्थिति नजर आती है। इसलिए अशोका की धम्म की नीति वर्तमान परिवेश में, वर्तमान कंडीशन में, वर्तमान सिचुएशन में भी एप्लीकेबल ही नहीं है, बल्कि प्रैग्मेटिक भी है। ये याद रखना होगा आपको। अशोका डिड नॉट इक्वेट धम्मा विद द बुद्धिस्ट टीचिंग। अशोका कभी नहीं कहता है मेरे धम्म की नीति, अशोक यानी कह सकते बौद्ध धर्म के कार्यों से, बौद्ध धर्म की जो पढ़ाने की टेक्निक, बौद्ध धर्म की जो मैसेज दिया जा रहा है वो बिल्कुल अलग नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। क्योंकि बुद्धिज़्म और धम्म की जब बात करते हैं, बुद्धिज़्म एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है, बुद्धिज़्म एक ऐसी विचारधारा है जिसका कोड ऑफ कंडक्ट मॉरलिटी है, जबकि धम्मा की पॉलिसी क्या थी, प्रैग्मेटिज्म थी, व्यवहारिकता पर आधारित थी। और व्यवहारिकता में कौन सी व्यवहारिकता, अगर सवाल किया जाए आप जवाब दोगे कल्याणकारी राज। और कल्याणकारी राज में मैं पहले क्लास में बता चुके हैं, अशोका कहता क्या है, मेरा कल्याणकारी राज कैसा राज होगा जहाँ पे पैटर्नल डिस्पोटिज्म हो, जो भी जनता होगी, जो भी जनार्दन होगी वो मेरे पुत्र के समान है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए। और कहता भी अशोका, इसका ट्रीटमेंट, इसका निर्वाह ऐसे किया जाए जैसे एक नवजात शिशु को, जैसे एक नवजात शिशु को माँ नहीं बल्कि एक नर्स उसकी सेवा करती हो। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। और धम्मा पूरी तरह से बौद्ध धर्म से अलग है। बौद्ध धर्म मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई, टीचिंग भी है, प्रीचिंग भी है, लेकिन अशोका ने उस चीज़ को क्या किया था, व्यवहारिकता में सिद्ध किया था। कहीं भी बौद्ध धर्म में ये नहीं बताया गया है माता पिता की सेवा करो, क्योंकि सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला टीचिंग सेंटर अगर किसी माँ बाप का, माता पिता का होता है तो माँ की गोद से अल्मा मेटर के नाम से भी उसे जाना जाता। अशोका ने इस तथ्य को की पुष्टि इस रूप में यहाँ पे की थी। तो कहने का मतलब है अशोका साफ कहता है मेरे धम्मा की नीति बौद्ध टीचिंग से अलग है, क्योंकि बौद्ध टीचिंग का लगाव राज की नीति से कभी नहीं था, जबकि अशोका का धम्मा पूरी स्टेट पॉलिसी थी। और ये दुनिया का पहला ऐसा एम्पेरर था जिसने रिलीजियस एलिमेंट को, जिसने धार्मिक तत्वों को प्रशासनिक तत्वों में डाल करके वैमनस्यता को दूर की, लोग की भाईचारे को बढ़ाया, और नेशनल इंटीग्रिटी को इसने बहुत ज़्यादा महत्व दिया और बढ़ाया। ये सबसे बड़ी बात है। इस रूप में कहा जाएगा अशोक का धम्मा और अशोक का धम्मा और बुद्धिस्ट टीचिंग दोनों अलग है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। एक और संज्ञा दे दो, बौद्ध का धम्मा क्या था, स्टेट की पॉलिसी, स्टेट की नीति थी, यानी राज व्यवस्था का एक अंग था, जबकि बुद्धिस्ट टीचिंग क्या था, एक धार्मिक शिक्षा थी। एक शिक्षा है, एक राज की नीति निर्देशक चीज़ है। तो ये दोनों बहुत अंतर हो जाता है। Ashoka Dhamma signify general code of conduct. Ashoka wished that Dhamma should spread through all the social level. और अशोका कहता क्या है, यही नहीं, धम्म की नीति को समाज के हर वर्गों तक, समाज के हर स्तर तक, समाज के हर क्षेत्रों में व्यापकता से उसे पहुंचाया जाए।
और लोगों में उसकी व्यापकता को सिद्ध भी किया जाए. So in this way, in this context, we can say that we can conclude that Ashoka Dhamma was a state policy. It was a mechanism. It was a mechanism of the administrative system of the state, how to run the administration in a smooth way. And while the Ashoka teaching was, the Buddha teaching was a different aspect of life, because he wanted to make the thing on the basis of religious ideology. As you know it well that Ashoka Buddhism was also a concept of democratic religion, because there was a code of conduct. There was a code of conduct of organizing meeting. There was a code of conduct of ethical rule. There was a code of conduct of cultural amity. These are all the major elements we find over here. So we can say that on the basis of this part of the system, Ashoka Dhamma was very much pragmatic, and this code of conduct was reached to all the level of society. Society के हर धर्मों तक, हर के बेस तक इसको लेके जाना जाता है. इसमें एक चीज़ और मेंशन मैं कर दूं बिफोर कंक्लूडिंग द पॉइंट. Ashoka name was called Ashoka Nama Piyadasi. अशोक ये बताता है अपने पिलर में, रोमनदेही पिलर में बताता है अशोका नामा पियादसी. मतलब क्या है? अशोक ईश्वर को बहुत प्रिय है. अशोक को ईश्वर बहुत प्रिय हैं, ईश्वर बहुत प्यार करते हैं. अशोका, गॉड लव्स हिम ए लॉट, टू मच. व्हाई? Because Ashoka take care for the people of the country whom God has created. अशोका की सबसे बड़ी विशेषता ये नज़र आती है. अशोका महान क्यों था? उसने वैसे महान कार्य को यहाँ पे किए हैं जिसे भगवान का काम होता था, उस चीज़ को उसने निष्पादित किया. दिस इज बेसिक. और कहा क्या जाता है? देवा नामा पियदसी. अशोका का नाम भगवान के बाद लिया जा रहा है, क्योंकि भगवान अशोका को बहुत प्यार करते हैं. एंड द बभारू इंस्क्रिप्शन मेंशन पियादसी लज्जा मगधा. और कहता क्या है? अशोका पियादसी लज्जा मगधा. मतलब क्या है? मगध के जो राजा हैं, मगध के जो लोग हैं, वह उन सब लोगों को सबसे ज़्यादा जन सुविधा अगर प्रदान करता है तो अशोका प्रदान करता है. मस्की एडिक्ट, हिज नेम इज अशोका, वाइल पुराना नेम हिज अशोका वर्धन. और पुराण ने भी कहा है, अशोका नाम दिया है, अशोका वर्धन के नाम से किया है. और गिरनार की भी शिलालेख रुद्रदामन की है, वो भी कहता है चंद्रगुप्ता मौर्य के काल में जो अशोका था, अशोका महान था. तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा अशोका महान क्यों था? अशोका महान इसलिए था, उसने जो भी विधि, जिसने जो भी व्यवस्था, उसने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट, उसने जो भी रेगुलेशन बनाए, वर्तमान समय में भी पूरी तरह से वो मान्य है और पूरी तरह से प्रचलित है. जब मोरल की बात करेंगे, इथिक्स की बात करेंगे, अशोका हमेशा जीवंत रूप से नज़र आता है. याद रहे कि अशोका धम्मा पॉलिसी अशोका की ग्रेट महानता का कारण है. वो चाहता था कि पूरे के पूरे संस्था में शांति हो. क्यों? क्योंकि समाज क्या था? मल्टीलिंगुअल था, मल्टीकल्चरल था, मल्टी रिलीजियस था और मल्टी रेशियल था. और इस रेश को तभी कंट्रोल किया जा सकता था, बल से नहीं किया जा सकता, उसे प्यार से, मोहब्बत से, अहिंसात्मक नीति से, डिसिप्लिन, शिष्टाचार से किया जाता है. तो दोस्त मैं अंत करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद. थैंक यू वेरी मच.